हेलो ऑल द डियर स्टूडेंट्स। जो भी बच्चे क्लास 10th में हैं, तो आज की क्लास में हम करने जा रहे हैं हिस्ट्री का पहला चैप्टर, दैट इज द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। अब इस जो चैप्टर की शुरुआत होती है, शुरुआत में आपके चैप्टर में एक पेंटिंग दी हुई है जिसको बनाया है आपके आर्टिस्ट फ्रेडरिक सोरियो ने। और ये जो पेंटिंग बनाई है फ्रेडरिक सोरियो ने ये पेंटिंग बनाई है 1848 में। अब 1848 में फ्रेडरिक सोरियो ने ये पेंटिंग जो बनाई है, इसका नाम है द पैक्ट बिटवीन द नेशन। इस पेंटिंग का क्या नाम है? द पैक्ट बिटवीन द नेशन। और इस पेंटिंग में एक स्टेचू है जिसका नाम है स्टेचू ऑफ लिबर्टी। अब ये जो स्टेचू ऑफ लिबर्टी है, इसके एक हाथ में टॉर्च है और दूसरे हाथ में मैन चार्टर है। अब ये जो टॉर्च है, टॉर्च रिप्रेजेंट कर रही है एनलाइटनमेंट को, और ये जो मैन चार्टर रिप्रेजेंट कर रहा है ह्यूमन राइट को। और ये तो हो गई बात स्टेचू ऑफ लिबर्टी की कि स्टेचू ऑफ लिबर्टी के एक हाथ में टॉर्च है, दूसरे हाथ में मैन चार्टर है। इसके साथ साथ स्टेचू ऑफ लिबर्टी के बगल में मोनार्कियल वेस शो किया गया है, जिसको जो फ्रांस की जनता है, फ्रांस के पीपल है, वो क्रश करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और उनके दिमाग में एक माइंडसेट चल रहा है, वो माइंडसेट चल रहा है फ्रीडम फ्रॉम दी मोनार्की। ये इस आइडियोलॉजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। तो ये जो पेंटिंग थी द पैक्ट बिटवीन द नेशन, इसमें यही बात बताई गई है। इस पेंटिंग को बनाया फ्रेडरिक सोरियो ने 1848 में। और ये जो पेंटिंग है, ये रिप्रेजेंट करे डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक वर्ल्ड को। यानी कि जो फ्रांस की जनता है, वो इस आइडियोलॉजी के साथ आगे बढ़ रही है कि अब हमें डेमोक्रेटिक होना है, रिपब्लिक होना है। यानी जो रूलर्स होगा, वो कौन इलेक्ट करेगा? वो जनता इलेक्ट करेगी। तो ये थी पेंटिंग द पैक्ट बिटवीन द नेशन। पैक्ट बिटवीन द नेशन में स्टेचू ऑफ लिबर्टी, जिसके एक हाथ में टॉर्च है। टॉर्च किस चीज को रिप्रेजेंट कर रही? टॉर्च एनलाइटनमेंट को रिप्रेजेंट कर रही, टॉर्च नॉलेज को रिप्रेजेंट कर रही। और जो दूसरे हाथ में मैन चार्टर है, वो रिप्रेजेंट कर रहा है आपके ह्यूमन राइट्स को। तो ये थी पेंटिंग जहाँ पे फ्रेडरिक सोरियो ने ये बात बताई कि जो फ्रांस की जनता है या जो पीपल है यूरोप के, अब वो वर्ल्ड कैसा चाहते हैं? डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक वर्ल्ड चाहते हैं। तो ये सारी बातें कैसे फ्रांस की जनता मोनार्की हटा के डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक वर्ल्ड स्टैब्लिश करेगी, पूरे यूरोप में कैसे नेशनलिज्म फैला, ये हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। अब बढ़ते हैं हम अपने चैप्टर की आगे की तरफ। चैप्टर में जो पहला टॉपिक है, वो ये है कि चेंजेस ड्यूरिंग फ्रेंच रिवॉल्यूशन। फ्रेंच रिवॉल्यूशन के दौरान क्या क्या चेंजेस आए। जैसे कि क्लास 9th में हम लोग पढ़ के आए हैं कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन हमारा कब हुआ था? 1789 में। इसमें जो बर्बन डायनेस्टी होती है वो ओवरथ्रो कर दी जाती है। अब उस टाइम क्या क्या चेंजेस हमें सोसाइटी में देखने को मिले, फ्रांस को देखने को मिले, तो वो पहला हमारा टॉपिक है कि चेंजेस ड्यूरिंग फ्रेंच रिवॉल्यूशन। फ्रेंच रिवॉल्यूशन के दौरान क्या क्या बदलाव हुए। तो जो सबसे मेजर सिग्निफिकेंट चेंजमेंट था फ्रेंच रिवॉल्यूशन के दौरान, वो यही था कि जो पावर थी, वो पावर ट्रांसफर कर दी जाती मोनार्की से कॉमन पीपल की ओर। मतलब पहले फ्रांस में किंग रूल था, बर्बन डायनेस्टी वहां पे रूल कर रहे थे, लेकिन फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद जो पावर है, वो मोनार्की से किसके हाथ में आ जाती है? वो कॉमन लोगों के हाथ में आ जाती है, जो फ्रांस के कॉमन सिटीजन्स होते हैं उनके हाथ में आ जाती है। जैसे आपने देखा था कि रेन ऑफ टेरर के दौरान मैक्सिमिलियन रॉबेस्पेरी, जो थर्ड स्टेट का कैंडिडेट होता है, वो फ्रांस में रूल करना स्टार्ट कर देता है। इसके बाद डायरेक्टरी रूल आ जाता है। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान सबसे जो मेजर चेंजमेंट ये आता है कि जो पावर होती है, वो बच्चा मोनार्की से कॉमन पीपल में शिफ्ट हो जाती है। अभी तक फ्रांस में किसका रूल चल रहा था? किंग्स का रूल चल रहा था, बर्बन डायनेस्टी का रूल चल रहा था। लेकिन जैसे ही फ्रेंच रेवोल्यूशन होता है 1789 में, तो जो पावर होती है वो पावर ट्रांसफर हो जाती है मोनार्की से कॉमन पीपल में। यानी कि जो हमारी मोनार्कियल फैमिली थी, बर्बन डायनेस्टी, उसको ओवरथ्रो कर दिया जाता है, और जो रूल होता है वो कॉमन पीपल करना वहां पे स्टार्ट कर देते हैं, जस्ट लाइक मैक्सिमिलियन रॉबेस्पेरी, या फ्रांस में जैसे डायरेक्टरी रूल आ गया था, या इसके बाद नेपोलियन बोनापार्टे आ जाता है। और इसके बाद जो दूसरा चेंजमेंट आया फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद, वो ये था कि थ्री कलर नेशनल फ्लैग हम लोगों ने अडॉप्ट कर लिया। यानी किसने? हम लोगों को, मतलब यहाँ पे फ्रांस में, फ्रांस की जनता ने थ्री कलर नेशनल फ्लैग अडॉप्ट कर लिया। और थ्री कलर इसमें से कौन कौन से थे? रेड, व्हाइट, ब्लू। जो थ्री कलर नेशनल फ्लैग हम फ्रांस की जनता ने अडॉप्ट किया, वो थ्री कलर्स कौन कौन से थे? वो थ्री कलर्स थे आपके रेड, व्हाइट, ब्लू। यानी जो फ्रांस का मोनार्कियल
फ्लैग है उसको हटा के थ्री कलर नेशन फ्लैग इन लोगों ने अडॉप्ट कर लिया। यानी फ्रांस की जनता ने फ्रेंच रेवोल्यूशन होने के बाद फ्रांस में अब क्या हो गया है, थ्री कलर नेशन फ्लैग हो गया है। यानी जैसे हमारी कंट्री का ट्राई कलर नेशनल फ्लैग है, वैसे ही यहाँ का भी थ्री कलर नेशनल फ्लैग, बट यहाँ की कलर में क्या है, यहाँ की कलर में रेड व्हाइट और ब्लू कलर है। इसके साथ साथ फ्रांस में फ्रेंच को डिक्लेयर कर दिया गया ऑफिशियल लैंग्वेज या नेशनल लैंग्वेज। अब उस टाइम फ्रेंच को नेशनल लैंग्वेज डिक्लेयर कर दिया गया। इसका सिग्निफिकेंट ये है कि उस टाइम फ्रेंच जो थी बहुत ऑस्पिशियस या स्पेशल लैंग्वेज थी, यानी जिसको फ्रेंच बोलना आता था उस सोसाइटी में उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा होती थी। अब जैसे हम इंडिया की बात करें, इंडिया में किसी कैंडिडेट को इंग्लिश बहुत फ्लुएंट वे में आती है तो हम उसको क्या डिक्लेयर कर देते कि नहीं ये बहुत ज्यादा एजुकेटेड है या बहुत ज्यादा हाईली इंटेलिजेंट पर्सन है। तो उस टाइम पे फ्रांस में जो कैंडिडेट फ्रेंच बोल लेता था उसको हम लोग बहुत स्पेशल मानते थे। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम पीरियड में जो थर्ड चेंजमेंट सोसाइटी में देखने को मिला फ्रांस की, वो ये था कि फ्रेंच वॉज डिक्लेयर्ड एज अ नेशनल लैंग्वेज। फ्रेंच को अब इन लोगों ने क्या कर दिया, नेशनल लैंग्वेज डिक्लेयर कर दिया। इसके साथ साथ नया नेशनल एंथम अडॉप्ट किया गया, नया नेशनल एंथम लोग गा रहे हैं, नया नेशनल एंथम कंपोज किया गया और लोग ओथ ले रहे हैं, यानी लोग शपथ ले रहे हैं। तो फ्रांस में जो फोर्थ चेंजमेंट आया वो क्या था कि न्यू नेशनल एंथम वाज कंपोज्ड एंड ओथ टेकन, वहां पे ओथ ली जा रही है। इसके साथ साथ जो अगला चेंजमेंट हमें फ्रांस में देखने को मिला वो ये था कि स्टेट जनरल वहां पे इलेक्ट किया गया। स्टेट जनरल जो इलेक्ट किया गया उसी का नाम हम लोगों ने क्या रख दिया, उसका नाम रख दिया गया नेशनल असेंबली। इसके साथ साथ वहां पे जो इंटरनल कस्टम ड्यूटी थी, यानी जो ट्रेड पे टैक्स बैरियर लगते थे, ट्रेड पे टैक्स बैरियर का मतलब ये है कि ट्रेड में जो टैक्स लग रहा है इंपोर्ट एक्सपोर्ट में, उसको पूरी तरह से खत्म कर दिया गया। कब, किस टाइम पीरियड में, फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान में। इसके साथ साथ जो फ्रांस की आर्मी थी, जो फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म है वो पूरे यूरोप में फैला रही थी। मतलब नेशनलिज्म का मतलब ये है कि आपकी जो कंट्री के प्रति डिवोशन है या कंट्री के लिए जो फीलिंग है वो पूरे यूरोप में फैलाने का काम कौन कर रहे थे, वो फ्रांस की आर्मी कर रही थी। तो ये सारे चेंजमेंट थे जो फ्रेंच सोसाइटी में फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान देखने को आपको मिले थे। पहला चेंजमेंट क्या था कि मोनार्की से पावर शिफ्ट हो गई कॉमन पीपल में। इसके साथ साथ थ्री कलर नेशनल फ्लैग हम लोगों ने अडॉप्ट कर लिया। फ्रांस को नेशनल लैंग्वेज डिक्लेयर कर दिया गया, नेशनल एंथम कंपोज किए गए, स्टेट जनरल इलेक्ट हुआ जिसका नाम हम लोगों ने नेशनल असेंबली कर दिया। इंटरनल कस्टम ड्यूटी पूरी तरह से हटा दी गई और जो फ्रांस की आर्मी थी और जो नेशनलिज्म की फीलिंग थी पूरे यूरोप में फ्लरिश कर रहे थे, पूरे यूरोप में फैला रहे थे। तो ये सारे चेंजमेंट थे जो हमें फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान देखने को मिलते हैं। अब हम करेंगे इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज सिविल कोड ऑफ 1804। इसको हम नेपोलियनिक कोड के नाम से भी जानते हैं। ये सीबीएसई का मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है, ये हर एक दो साल में रिपीट होता है, तो इसलिए आपको इस क्वेश्चन को या इस टॉपिक को बहुत ध्यान से करना है। इस सिविल कोड ऑफ 1804 इसको लेके आते हैं आपके नेपोलियन बोनापार्टे, और इस कोड को हम लोग नेपोलियनिक कोड के नाम से भी जानते हैं। अब जैसा कि नेपोलियन बोनापार्टे लेके आ रहा है, अब कोई भी कैंडिडेट अगर कोई रूल बनाएगा या कोई भी कमेटी बनाएगी या कुछ भी बनाएगा तो वो अपना नाम जरूर ऐड करेगा। उसी तरह सिविल कोड ऑफ 1804 नेपोलियन लेके आता है, इसलिए इस कोड का नाम नेपोलियनिक कोड रखा जाता है। अब इस नेपोलियनिक कोड में था क्या, सबसे पहली बात तो ये कि नेपोलियनिक कोड में ये थी कि इक्वलिटी बिफोर लॉ। नेपोलियन ने ये चीज फ्रांस में एस्टेब्लिश कर दी थी दैट नो वन विल बी सुपीरियर, नो वन विल बी इंफीरियर। ना ही कोई सुपीरियर होगा सोसाइटी में, ना ही कोई इंफीरियर होगा। जैसे कि फ्रांस की सोसाइटी फ्रेंच रेवोल्यूशन के पहले कैसी थी, फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट, थर्ड स्टेट में बटी हुई थी। जो फर्स्ट और सेकंड स्टेट के लोग थे वो बाई बर्थ प्रिविलेजेस एंजॉय कर रहे थे, लेकिन जो थर्ड स्टेट के लोग थे उनको क्या करना पड़ रहा था, उनको टैक्स देना पड़ रहा था। लेकिन जैसे ही नेपोलियन सिविल कोड ऑफ 1804 लेके आता है तो ये चीज स्टैब्लिश कर देता है दैट एवरीवन इज इक्वल बिफोर द लॉ ऑफ द कंट्री, नो वन विल बी सुपीरियर, नो वन विल बी इंफीरियर। तो यहाँ से ये चीज क्लियर आउट हो जाती है कि अगर टैक्सेशन होगा तो सबके लिए होगा, अदरवाइज किसी के लिए नहीं होगा। जो भी फ्रांस की सिटीजन्स है इररिस्पेक्टिव ऑफ वो किस स्टेट से आते हैं, अब सबको कैसे ट्रीट किया जाएगा, अब सबको इक्वली ट्रीट किया जाएगा। नेपोलियन ने इक्वलिटी बिफोर लॉ इस्टेब्लिश किया फ्रांस में। इसके साथ साथ बच्चा नेपोलियनिक कोड में ये था कि फ्यूडल सिस्टम पूरी तरह से अबॉलिश कर दिया गया। अब फ्यूडल सिस्टम क्या होता है, फ्रांस में या यूरोपियन कंट्रीज की बात करें या हम अमेरिकन कंट्रीज की बात करें तो वहाँ पे फ्यूडल सिस्टम चलता था। फ्यूडल सिस्टम में क्या होता था कि एक मास्टर होगा और दूसरा सर्वेंट होगा,
और सर्वेंट का काम होगा अपने मास्टर को सर्विस प्रोवाइड करना। एक मास्टर क्लास होगा, एक सर्वेंट क्लास होगा। अब इसमें क्या होता था फ्यूडल सिस्टम में, जो सर्वेंट है, सर्वेंट की ये ड्यूटी है कि वो मास्टर को सर्व करेगा, और मास्टर चाहे उसको तो पे करे या ना करे, बट ये सर्वेंट की ड्यूटी है कि वो अपने मास्टर को सर्विस प्रोवाइड करेगा। जैसे आपने साउथ अफ्रीका में देखा था अपार्थाइड सिस्टम में, वहां पे ब्लैक लोगों को कैसे ट्रीट किया जा रहा था, वो व्हाइट लोगों की सोसाइटी में नहीं जा सकते जब तक उनको बुलाया नहीं जाएगा, या जो भी काम होगा वो ब्लैक लोग करेंगे। इसी तरह फ्यूडल सिस्टम में होता था। फ्यूडल सिस्टम में जो सर्वेंट क्लास में होते थे, यानी जो थर्ड स्टेट के लोग होते थे, उनकी ये ड्यूटी होती थी कि फर्स्ट और सेकंड स्टेट के लोगों को सर्व करें, उनका काम करें, और उसके लिए उनको किसी भी टाइप का कोई अवार्ड या कोई प्राइस नहीं मिलेगा। जैसे मान के चलो आपने अपने घर पे कोई मेड रख ली, अब वो काम करने आ रही है, लेकिन आप उसको कोई भी पेमेंट नहीं कर रहे हो, तो ये क्या है, ये एग्जाम्पल है फ्यूडल सिस्टम का। और वो भी उस पेमेंट के लिए कोई रिवॉर्ड या कुछ नहीं कर रहे, वो एज अपनी जॉब समझ के या अपनी ड्यूटी समझ के उस चीज को फुलफिल कर रहा है। तो जब ऐसी सिचुएशन बनती है तो उसको हम लोग फ्यूडल सिस्टम कहते हैं। तो नेपोलियन ने क्या किया कि फ्यूडल सिस्टम को पूरी तरह से खत्म कर दिया। अब इसके साथ साथ नेपोलियन कोड में ये भी था कि लोग प्रॉपर्टी ले सकते हैं, इसने राइट ऑफ प्रॉपर्टी सबको दे दिया कि फ्रांस की जो भी जनता होगी वो क्या कर सकती है, प्रॉपर्टी ओन कर सकती है। तो नेपोलियन कोड में क्या हो गया, सबको राइट टू प्रॉपर्टी मिल गया। इसके साथ साथ नेपोलियन ने ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन सिस्टम को भी इंट्रोड्यूस किया। फ्रांस में अब लोगों के पास क्या होगा, ट्रांसपोर्ट होगा, कम्युनिकेशन, एक जगह से दूसरी जगह जाने में आपको आसानी होगी। कम्युनिकेशन ये है कि आप अपने लोगों से कम्युनिकेट कर पाओगे आसानी से। ये भी चीजें किसे करी, नेपोलियन ने कर दी अपने नेपोलियन कोड में। इसके साथ साथ फ्रांस में बहुत सारी करेंसी चलती थी, तो इसके लिए लोगों को प्रॉब्लम होती थी बिजनेस करने में, इसलिए नेपोलियन ने क्या कर दी, कॉमन करेंसी इंट्रोड्यूस कर दी। कहाँ पे, फ्रांस में। इसके साथ साथ बच्चा वेट्स एंड मेजर को क्या कर दिया गया, स्टैंडर्डाइज्ड कर दिया गया। तो ये सारे एडवांटेजेस थे सिविल कोड ऑफ 1804 के। अब ऐसा तो है नहीं कि नेपोलियन कोड या सिविल कोड ऑफ 1804 है उसमें सारी चीजें आपके लिए फेवरेबल होंगी, कुछ ऐसी चीजें होंगी जो आपको पसंद नहीं आएंगी। उनमें से क्या कुछ ड्रॉबैक्स थे भी थे नेपोलियन कोड के। पहला ड्रॉबैक क्या था इसका, कि लोगों का पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन नेपोलियन टाइम पे कम हुआ करता था। इसके साथ साथ नेपोलियन ने क्या कर रखा था, सेंसरशिप लगा रखी थी मीडिया पे, कि अब जो मीडिया है वो नेपोलियन के खिलाफ कुछ बोल नहीं सकती, कुछ प्रिंट नहीं कर सकती। तो ये सारी चीजें क्या है, ये ड्रॉबैक्स है नेपोलियन कोड के। इसके साथ साथ फोर्स कॉन्फ्लिक्शन इनटू द फ्रेंच आर्मी, यानी फ्रांस के लोगों को नेपोलियन जबरदस्ती फ्रेंच आर्मी में क्या कर रहा था, एडमिट कर रहा था। इसके साथ साथ नेपोलियन ने बहुत ज्यादा टैक्स इम्पोज कर रखा था, टैक्स बढ़ा रखा था। तो ये सारे क्या थे, ये सारे के सारे ड्रॉबैक्स थे नेपोलियन कोड के। नेपोलियन कोड के कुछ एडवांटेज थे और कुछ डिसएडवांटेज थे। तो ये आपका था मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपको अच्छे से पढ़ना था, और आपको अच्छे से पढ़ना, नोट करके रखना है, ताकि आप एग्जाम में अच्छे मार्क्स सिक्योर कर पाओ।